मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आपका मित्र। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ एंड डॉक्टर प्रमोद क्लिनिक चंडीगढ़ से आपसे अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक हमने पार्ट 1 में देखा कि कैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइड का आपस में क्या लिंकिंग क्या है, इसको ये किन लोगों में हो सकती है, किन लोगों में नहीं हो सकती है, और इससे जुड़े हुए जो भ्रम थे वो हमने कोशिश की है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन या राइट नॉलेज इसके बारे में मिले। जैसे पार्ट 1 का एंड हमने ख़त्म किया था कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स होते हैं क्या वो आपस में लिंक्ड हैं। हमने कोपिंग स्किल्स की बात की है। तो जितने भी एनवायरनमेंट में स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेसर्स होते हैं, वो कैसे अफेक्ट करते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि आपस में एक तरह का एक रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। कई बार एक सिंगल स्ट्रेसर जैसे फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, किसी के लिए वो इतना बड़ा रीज़न बन जाता है कि सीधे सीधे आप स्ट्रेस से जूझती हुई बीमारियों में जा सकते हो। और कुछ लोगों में बहुत सारे कारण आहिस्ता 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 अफेक्ट करते हैं, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। मैंने अपने क्लिनिक में बहुत बार देखा है ये सवाल आते हुए कि पेशेंट्स की फैमिली बोलती है कि सर ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने तो इतनी सारी समस्याएं झेली हैं, तो इनको पहले तो कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे। तो क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं इसको, जो आहिस्ता 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 आपको अफेक्ट कर सकता है। तो या तो स्ट्रेस की वेटेड वैल्यू स्कोर इतनी ज़्यादा हो कि वो आपकी कोपिंग स्किल्स के ऊपर हावी पड़ जाए और आपका कोपिंग का सिस्टम फेल हो जाए, तो आपको स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कारण जुड़ते जाएं जो इकट्ठा करते करते आपके अंदर स्ट्रेस को इतना उभार दें कि एक दिन वो बैरियर है या वो जो डैम है आपका कोपिंग स्किल्स का वो टूट जाए, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर किसी को स्ट्रेस हो जाता है तो उससे होता क्या है, एट दी एंड इम्पॉर्टेंट बात तो ये है ना आप लोगों के लिए जानना। तो देखो, अगर आप बीमारियों की बात करें, ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, तो आई थिंक स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो ऑलमोस्ट हर एक को मालूम है आज के समय में। और हर मेडिकल बीमारी स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई होती है। लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता अगर उनको स्ट्रेस है, उनके डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती अगर उनको स्ट्रेस है, उनका कोई भी बॉडी का फंक्शन इरेगुलर हो सकता है, उसमें स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास रेफरल्स गायनेकोलॉजिस्ट ने भेजे हैं लोगों की इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस के भी, कि अगर स्ट्रेस है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेस है तो वो किसी भी तरह की बीमारी को पैदा कर सकता है, अगर आपका कोपिंग सिस्टम फेल हो गया तो। और इसी तरह से कुछ मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी ये पैदा करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको स्ट्रेस होगा उसको सिर्फ डिप्रेशन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों के अंदर अगर डिप्रेशन की टेंडेंसी नहीं है तो नहीं भी होती है। कुछ लोगों को एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ लोगों को फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ लोगों का ओसीडी बढ़ जाता है, कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो तरह तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी स्ट्रेस के साथ लिंकिंग में देखे गए हैं। स्ट्रेस के साथ जो डिप्रेशन होती है वो आम तौर पे 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, जिसको हम लोग रिएक्टिव डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो अगर वो किसी को स्ट्रेस हुआ, उससे उसको डिप्रेशन हुई और उसका फर्दर कोपिंग सिस्टम्स काम करने शुरू करे, और अगर वो सिम्टम्स उसके विद इन 2 वीक्स अगर रिजॉल्व नहीं करते हैं और वो कुछ इस तरह के सिम्टम लेके आते हैं जिसको हम डिप्रेसिव सिम्टम्स कहते हैं, तो हम उसको क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम देते हैं। हम किसी भी पेशेंट के अंदर क्लिनिकल डिप्रेशन या एंडोजिनस डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स नहीं डायग्नोस करते जब तक कि वो लगातार 15 दिन उसके अंदर ना रहे। तो
सवाल ये है कि फिर ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं या हम कब कह सकते हैं, at what stage we can say the person is suffering from depressive disorder. सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है सैडनेस ऑफ मूड। ये मूड डिसऑर्डर है। अगर इसमें उदासी होती है, यू फील इरिटेबल, सैड, दैट इज कॉल्ड सैडनेस इन डिप्रेशन। इसके साथ साथ में जो सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एनीडोनिया बोलते हैं, इसका मतलब है लॉस ऑफ प्लेजर इन योर नॉर्मली इंजॉइंग एक्टिविटी। हर इंसान किसी न किसी एक्टिविटी को एंजॉय करता है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो गपशप मारना है, चाहे वो उसका डांस है, चाहे कोई हॉबी है, चाहे टीवी देखना है, कोई ना कोई एक एक्टिविटी हर इंसान के साथ जुड़ी है। अगर उसको वो एक्टिविटी में मज़ा आना बंद हो जाए, उसको एंजॉय करना बंद कर दे लगातार, तो हम उसको डिप्रेशन का सेकंड सिम्टम मानते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। इसीलिए ये बिहेवियरल सिम्टम है, और जब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम है, इसीलिए इसको इतना कॉमन सिम्टम है कि इसीलिए इसको बिहेवियर के रास्ते भी, बिहेवियर के जरिए भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फैमिली में आपको पता है, आपके फ्रेंड में, आपकी फैमिली में अगर कोई उस तरह की एक्टिविटी से डिसएंगेज करता है, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये एक्टिविटी इसकी हट गई है। थर्ड सिम्टम होता है जिसमें कि लॉस ऑफ एनर्जी लगती है, सारा ब्रेन से, बॉडी से, ऐसा लगता है आपके अंदर ताकत नहीं रही, आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बहुत मुश्किल लगने लग जाती हैं। फिर आपके अंदर नींद का कम होना, आपके अंदर खाने पीने की इच्छा को कम होना, या खाने का स्वाद नहीं आना। आप खा रहे हो, ज़बरदस्ती खा रहे हो, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। वेट कम हो जाता है कुछ लोगों के अंदर, बहुत रेयर लोग हैं जिनका वेट बढ़ता भी है, या नींद भी बढ़ जाती है उन लोगों की। फिर ब्रेन के अंदर कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस का कम होना। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आप रूटीन में बहुत ईजिली कर लेते हो, आपसे नहीं होती हैं। और बहुत इमोशनल हो जाना, इमोशनल इतने हो जाना कि अगर कोई बात नहीं है तो भी रोने आ जाना, अगर छोटी छोटी बातों पे रोने आ जाना। तो इस तरह से इमोशनल सिम्टम्स, क्राइम शुरू हो जाती है। और अगर ये बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, जिसकी कैटेगराइज होती हैं, जैसे माइल्ड डिप्रेशन होती है, मॉडरेट डिप्रेशन होता है, सीवियर डिप्रेशन होता है, ये रेंज है, ये क्वांटिटेटिव रेंज है कि कितने सिम्टम्स हैं आपके अंदर। और आप एज ए नॉर्मल पर्सन अगर इसको जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो एक बहुत सिंपल स्केल होता है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसका नाम है PHQ-9। तो ये स्केल अवेलेबल है, आप इसमें क्वेश्चंस हैं, आप खुद इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो और आपको पता चल जाता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन, तीनों कैटेगरी के अंदर कभी भी मरीज हो सकता है। और अगर इसको नहीं कंट्रोल करोगे, अभी भी इसको डायग्नोज करने में हेल्प नहीं करोगे, अपनी प्रोफेशनल हेल्प नहीं लोगे, तो ये जो थर्ड स्टेज होती है, सीवियर स्टेज है, ये कई बार साइकोसिस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है या ऐड हो जाती है, जिसमें आपको तरह तरह के डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं। आपको वहम होने शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है कोई आपको मार देगा, आपको लगता है लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको लगता है आप बहुत इन्फीरियर हो गए। इन्हीं स्टेजेस के बाद आती है स्टेज ऑफ होपलेसनेस, स्टेज ऑफ हेल्पलेसनेस। आपको लगता है कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। वर्थलेसनेस, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ माई वर्थ इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज़ माई वर्थ फॉर माई फैमिली। आप बर्डन्ड महसूस करने लग जाते हो इस स्टेज में बढ़ते बढ़ते, और ये पैदा करता है सुइसाइडल आइडिएशंस एंड डेथ विश। आपको लगता है ऐसे जीने का क्या फ़ायदा है, इट्स बेटर टू डाई, एंड देन सुसाइडल आइडिएशन लीड टू सुसाइडल प्लान्स, एंड देन कम्स द सुसाइडल एग्जीक्यूशन। तो जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, more than 80% of the population
have mental health issues associated. It is very rare for a person to commit or attempt suicide with being normal. इवन जो इम्पल्सिव लोग होते हैं, जो सडनली आज फॉर एग्जांपल आज ब्रेकअप हुआ, फॉर एग्जांपल आज सडन लॉस हुआ और उनको डिप्रेशन हो गई, उनका कोपिंग फेलियर हो गया और उनको लगा उन्होंने रिस्ट स्लैश कर लिया, उन्होंने काट लिया अपने आप को, उन्होंने छलांग लगा दी और उनका। इवन जो इम्पल्सिव भी होते हैं, जिनके अंदर वो इन स्टेजेस को हफ्तों हफ्तों पार भी नहीं कर पाए हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए, वो लोग भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज, मे बी कोपिंग फेलियर है, मे बी एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, मे बी लोनलीनेस है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको ओरिजिनेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, इसकी किस किस तरह से प्रोग्रेशन होती है और आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और क्या हर इंसान जिसको स्ट्रेस है उसको डिप्रेशन हो सकती है, या क्या हर इंसान जिसके साथ स्ट्रेसर जुड़े हैं उनको स्ट्रेस होगा। तो इस वीडियो के जरिए अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।